आने वाला है। तो अभी हमने देखा कि यहाँ पे ये सारी चीज़ें चल रही थी। गवर्नमेंट फॉर्म तभी हो सकती है, जुडिशरी लेजिस्लेटिव तभी अलग हो सकते हैं जब राजा ना हो, बल्कि क्या चल रहा हो वहाँ, रिपब्लिक या फिर अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिश किया जा रहा हो, देश आज़ाद हो, किसी का गुलाम ना हो। अमेरिका को इंडिपेंडेंस कब मिलती है? 1783। अमेरिका गॉट इट्स इंडिपेंडेंस इन 1783। अब देखो ये राजा बना है तो 9 साल बाद वहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है? अमेरिका आज़ाद हो जाता है। तो वो लोग धीरे धीरे क्या देखते हैं कि कैसे कैसे अमेरिका अपना सिस्टम आज़ाद होने के बाद वो कैसे कैसे अपने चेंजेस लेके आ रहा है, कैसे अपना देश चला रहा है, कैसे सारी चीज़ों को अच्छे से मेंटेन कर रहा है। लोगों को उससे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा था। तो ये जितने भी फिलोसफर्स यहाँ पे आ रहे थे, ये लोग अमेरिका के ऊपर थोड़ा सा पढ़ाई करके तब जाके यहाँ पे क्या कर रहे थे, ज्ञान दे रहे थे कि अगर हम लोग भी कुछ ऐसा करें तो क्या हो सकता है कि हम भी इस जो एक तरीके से डिक्टेटरशिप टाइप का होने लगा था ना। अभी राजा बिना पूछे सोचे एक तरीके से सब कुछ कर रहा है जो उसके मन में आ रहा है। अब इसका कब देखने को मिला कि ये क्यों सिस्टम खराब होने लगा राजा वाला? लुई 16 जब ये अमेरिका आज़ाद होता है तो जैसे जैसे अमेरिका की बातें अब पता चल रही हैं, कैसे पता चलेगा लोगों को कि वहाँ पे क्या रूल चल रहा है? न्यूज़पेपर, बुक्स वगैरह जो भी छप रही थी उनमें ये बातों का जिक्र हो रहा था कि अमेरिका कैसे अपनी स्ट्रेटजी बना रहे देश चलाने की। विद द न्यूज़ दैट लुई 16 प्लानिंग टू इम्पोज मोर टैक्स ऑन द पीपल ऑफ फ्रांस। तो लुई 16 एक तरफ न्यूज़पेपर जो उस टाइम का चल रहा है उसमें क्या क्या लिख के दे रहा है? अमेरिका के बारे में लिख के दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। उनके नीचे लुई 16 की खबरें आ रही हैं। लुई 16 के अमेरिका के बारे में छप रहा है कि वो लोग किस तरीके से डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहे हैं। और लुई 16 के बारे में क्या छप रहा है कि भाई ये अभी और हम लोगों के ऊपर क्या इम्पोज करने वाला है, टैक्स और बढ़ाएगा भी आदमी, ठीक है, ताकि जो राज्य का खर्चा है वो अच्छे से निकाला जा सके। जिसकी वजह से लोग भड़क गए, प्रोटेस्ट होने लगे और जो सिस्टम है वो पूरी तरीके से इनका तहस नहस हो गया। जो बहुत ही प्रिविलेज लोग, राजा महाराजाओं की फैमिली जो चल रही थी अभी तक, अब उनको डर लगने लगा कि भाई अब कुर्सी जो जाने वाली है हम लोगों की, ठीक है। फाइनली हम देखते हैं कि 5 मई 1789 द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेट, जिस दिन उन्होंने सब हाँ इतने दिनों से प्रोटेस्ट करते 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 ये फाइनली आज हो ही गया कि लुई 16 जो है अब देखते हैं कि उनके पास कोई चारा नहीं बचता है कि जनता को शांत कैसे कराया जाए। अब तो भड़क चुके हैं, आप इतना उनके ऊपर टैक्स डाल चुके हो, उतना उनको तंग कर चुके हो, कोई सुविधा नहीं दे रहे हो, तो जनता क्या करेगी? प्रोटेस्ट कर करके परेशान है वो, बिल्कुल सब चीज़ एकदम फूकने को तैयार है। राजा कोई जिंदा ना मार दे, यही चल रहा है बस। तो राजा अपनी गद्दी बचाने के लिए क्या कर रहा है कि इस डेट पे उसने एक असेंबली बुलाई, जिसको हम बोल रहे हैं ई स्टेट्स जनरल की असेंबली, ठीक है, ई स्टेट जनरल्स की असेंबली, ठीक है। इसमें वो क्या बताता है कि अब मैं टैक्स इम्पोज करूँगा। क्या करूँगा? टैक्स इम्पोज करूँगा। अभी तक तो न्यूज़पेपर में छप रही थी ये बातें, बट फाइनली इसने ये बुला दिया। और सेकंड, थर्ड ई स्टेट, 3 स्टेट के लोग बैठे अब यहाँ, ठीक है। 3 स्टेट्स, 3 थे ना, कौन कौन से? फर्स्ट स्टेट वही 3 स्टेट कौन कौन से? नोबेलिटी नहीं होता है वो, नोबिलिटी जो है, ठीक है, पहला, दूसरा क्लर्की, फिर ये 3 स्टेट्स अब बैठ गए असेंबली हॉल में, ठीक है। वोटिंग शुरू हुई टैक्स की, और जैसा मैंने बताया था 700 लोग इधर, 700 इधर, 1400 इधर, और सबका वोट एक माना जा रहा है,
ठीक है, सब मान रहे हैं हमारा 1 वोट। पीछे जाके एक बार देख लो, मोबाइल हिल रहा है। ठीक है, सबका 1 वोट काउंट होना था, जिसकी वजह से अब इन्होंने क्या बोला कि भाई काउंटिंग शुरू होती है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये राजा एक्चुअली क्या करता है कि उन लोगों को बहला फुसला करके बुलाता है ई स्टेट में, मतलब जनरल मीटिंग में जो होती है इन लोगों की, उसमें मीटिंग में बुलाता है। और वहाँ ये क्या बोलता है असेंबली में कि मैं आप लोगों की बातें सुनूंगा, जो भी आप लोगों की शिकायतें हैं टैक्स को लेके, वो अब बहुत ही फेयर तरीके से की जाएगी। मतलब अब ऐसा नहीं होगा कि सारा डिसीजन मैं खुद लूँगा, अब आप लोग भी डिसाइड करेंगे कि आपके ऊपर टैक्स बढ़ाना होगा या नहीं। तो कैसे वो डिसीजन लिया जाएगा, वोटिंग की जाएगी। पब्लिक खुश कि अब हमें अपना अधिकार मिलेगा वोट करने का। एंड दिस इज़ व्हाट गोइंग टू हैपन। 700 700 1400, और चोर चोर तो मौसेरे भाई थे। भाई टैक्स इम्पोज करना है और ये राजा बोल रहा है कि टैक्स जब मैं बढ़ाऊंगा तो खर्चा तुम्हें भी दूंगा। तो ये मना करेगा कि पीजेंट्स के ऊपर टैक्स मत लगाओ? ये तो खुद ही इसके डोनेशन पर चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, इनको मिल गया डोनेशन और इन दोनों के मिला के कितने हो गए, 2 वोट। अब ये आदमी चाहे कि टैक्स ना लगे तो भी इसके वोट से कोई फ़र्क पड़ेगा? सो इनडायरेक्टली ये क्या था, एक ट्रैप था जिसमें आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा था। आपको लॉलीपॉप दी जा रही है कि हाँ हाँ वोट दोगे तुम आज से, दिस इज़ व्हाट वोटिंग मीन्स, इस तरीके से आप वोट देंगे। ठीक है, कि जहाँ डिसीजन हमारा होगा वोटिंग आप करेंगे। बटन तुम दबाओ, कोई भी बटन दबाओ, वही होगा जो हम चाहेंगे। तो ये पागल बनाने का एक नया तरीका इन लोगों ने देख लिया था। इसमें एक चीज़ और रखी गई थी कि औरतों और बच्चों को असेंबली, औरतें, बच्चे, पीजेंट्स, ठीक है, आर्टिसंस, जो पीजेंट मतलब आपकी जो नॉर्मल जनता, काम करने वाले जो अलग अलग जैसे कलाकार लोग हैं, आर्टिसंस जो क्राफ्ट्समैन हैं, कुछ बनाते हैं या छोटा मोटा कुछ बना बना के बिजनेस कर रहे हैं, वो लोग, कारपेंटर वगैरह, ये सब जो भी आते हैं आर्टिसंस या मटका वगैरह बनाने वाले, वो लोग, औरतें और बच्चे, इन सबको मना कर दिया गया था कि इनमें से कोई भी वोट नहीं देगा। नाउ हु इज़ कंसिडर्ड इन दिस पीजेंट सेक्शन? ओनली मिडिल क्लास। क्योंकि मिडिल क्लास ने आवाज़ उठाई थी, तो मिडिल क्लास को पावर देने के नाम पे लॉलीपॉप पकड़ा दी गई, चुप बैठो। ठीक है, और पीछे कौन कौन छूटा? जो एक्चुअल गरीब थे, औरतें, उनको भी वोट देने का राइट नहीं था, और आर्टिसंस, बच्चे तो भाई नहीं दे सकते हैं। काम करने वाले, जो छोटे मोटे काम करने वाले लोग थे, उनको नहीं लिया गया इसमें। ठीक है, द मेंबर्स ऑफ द तो अब इन्होंने क्या कहा कि इन लोगों को भी पूरा असेंबली में जगह दी जाए। मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट डिमांडेड वोटिंग शुड बी कंडक्टेड बाय टेकिंग असेंबली एज अ होल। मतलब ये पूरी असेंबली को एक मान के तब वोटिंग हो। समझ रहे हो, ये अभी अलग अलग पार्टी चल रहा है, इन्होंने बोला कि पूरा सबको मिला करके वोटिंग आप एक एक से वोट लीजिए, तब आपका वोट मान्य रखा जाएगा। ये एक पॉइंट वाला वोट मत लो तुम। ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि जैसे 700 लोग हैं तो 700 वोट इधर, 700 वोट इधर और 1400 वोट इधर, ऐसे वोट लो तो ठीक है। लेकिन अगर आप एक पॉइंट वाला खेलेंगे तो वो वाला हम वोटिंग नहीं करने वाले हैं। ये कौन बोल रहा है? मिडिल क्लास वाले। तो जैसे ही उन्होंने राजा के सामने ये शर्त रखी, राजा भड़क गया। अब क्या, राजा भड़केगा नहीं भाई, उसकी तो सत्ता ही चली जाएगी जैसे वो दे देगा ये, यहाँ सबका पर पर्सन पर वोट। मैंने कहा कि मुझे तुम लोगों से वोट लेना है और राजा मैं फिर भी खुद ही बनूँ, और मेरे टीम में सिर्फ ये हैं और ये हैं, बाकी तुम लोग जो है अभी अभी बाहर से आए हो, तो मैंने कहा कि नहीं,
तुम लोगों को भी वोट देने का, अब तुम चिल्ला रहे हो कि वोट देना है मेरे को, मैं डिसाइड करूँगी कि मुझे कौन सी टीचर पढ़ाएंगी, ठीक है। तो मैंने 2 टीचर खड़े किए, ये दोनों ऑलरेडी मेरी पार्टी में हैं, अब मेरा खुद का भी वोट है एक, तो मेरा वोट, तुम दोनों का वोट, तुम दोनों का वोट, 1 वोट, और तुम दोनों का वोट भी 1 वोट। कौन बनेगा? तुम्हारा खुद का फेवरेट टीचर नहीं बन पाएगा कोई भी। यही चीज़ यहाँ हो रही थी, ठीक है, कि मिडिल क्लास कुछ भी कर ले, मिडिल क्लास कुछ भी कर ले, उसको नहीं मिलने वाला था। और राजा के सामने बात रखते ही राजा का दिमाग जो है ख़राब हो जाता है और वो उन सबको भगा देता है असेंबली में से, दफ़ा हो जाएगा से, ठीक है। असेंबली में से तो भगा दिया गया। अब ये सब एकदम गर्मी से, जैसे आजकल कॉकरोच पार्टी चल रही है हमारी, हमारे अधिकार दो, भागो यहाँ से। क्या करेंगे? गरम मिजाज है, फिर वापस आएंगे प्रोटेस्ट करते करते। प्रोटेस्ट इतना भारी भयंकर रूप ले लेता है कि 20 जून को क्या होता है, अभी यहाँ तो ये दिख रहा था हमें, ये डेट थी 5 मई की, वो अगले जून के महीने तक वो प्रोटेस्ट जारी रहता है मिडिल क्लास का अपने अधिकारों को लेके। ईयर कौन सा? वही ईयर है 1789 में, ठीक है। और 20 जून को वो लोग टेनिस कोर्ट के, वर्सेल्स के टेनिस कोर्ट में पहुंचते हैं और वहाँ जा कर के क्या करते हैं, नारे लगाने शुरू कर देते हैं एकदम गुस्से में आ कर के। और इस बार इनके साथ ये लोग भी थे, सब जुट के पहुँचे हुए थे राजा का बेड़ा गर्क करने। इस बार उन्होंने वहाँ पे कसम खाई कि हम नया अपना खुद का संविधान बनाएंगे और जो भी राजा होगा उसकी पावर्स को लिमिटेड कर देंगे, अब उसके पास सारी पावर्स नहीं देंगे। कहाँ पे ये कसम खा रहे हैं? वर्सेल्स के टेनिस कोर्ट में सब लोग एक साथ जुटते हैं 20 जून 1789 को और ये कसम खाते हैं कि अपना संविधान बनाएंगे और राजा की पावर्स को लिमिट कर देंगे। और उसके बाद जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ईस्ट स्टेट के, 3rd ईस्ट स्टेट, यानी इनके पीजेंट्स को कौन रिप्रेजेंट कर रहा था, जैसे नेता बन करके कौन चढ़ रहा था यहाँ पे? 2 लोग थे जिनका नाम सामने आता है, मिराबियो और एबेसीज, ठीक है, जो इनके कौन थे, लीडर थे, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ 3rd ईस्ट स्टेट, पीजेंट्स, ठीक है। कौन थे? मिराबियो और एबेसीज। ये दोनों जो है इन लोगों के रिप्रेजेंटेटिव बन के वहाँ पे प्रोटेस्ट को जारी रखते हैं। रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ 3rd ईस्ट स्टेट, मिराबियो, ये लोग मतलब शपथ खाते हैं और ये क्या एबे, ठीक है। मिराबियो और एबेसीज नाम के 2 रिप्रेजेंटेटिव्स पीजेंट्स की तरफ से वहाँ पे सब कुछ संभालते हैं। मिराबियो किंग की मतलब लिमिट्स कम कर हाँ, देंगे और अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। मतलब जैसे नेता, आप कोई भी मतलब अपनी पार्टी खड़ा कर रहे हो तो कोई तो आपका एक लीडर होगा ना, तो 2 ये लोग थे जो बहुत ही मेजरली उस पीजेंट्स की तरफ से आगे बढ़ चढ़ करके पार्टिसिपेट कर रहे थे प्रोटेस्ट में। तो यहाँ पे मिराबियो जो है वो एक शाही परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, ठीक है।